हेलो एवरीवन, फिर से साथ वेलकम आप सभी का। अब देखने वाले अपन कि आंसर लिखना कैसे है, मेंस में आंसर लिखना कैसे है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका मेंस में आंसर लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है कुछ इस टाइप का, ठीक है। कोशिश है बनाने का, अगर आप नीचे से अपने जो मेंस के आंसर डिटेल्स उसको नीचे से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। सबसे नीचे लाइन में इस टाइप का लाइन है, ये पतला वाला, ठीक है। राइट हैंड साइड में कुछ स्पेस छूटा हुआ है, लेफ्ट में भी कुछ स्पेस छूटा हुआ है। ध्यान देना, आपको कभी भी यहां पर या इस वाली लाइन पर भी कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ये कभी भी चेक नहीं होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस लास्ट लाइन को लेकर होता है, बच्चे इसमें आंसर लिखते हैं और वो आंसर चेक नहीं होता है। ये वाला जो लाइन लिखोगे आप लोग वो कभी भी चेक नहीं होगा। इसी कारण बोल रहा हूँ, ये जो लास्ट में लाइन है उसको यूज नहीं करना, उसको कभी भी यूज नहीं करना है। आपको 1 2 3 4, ठीक है, अभी 5 लाइन हो गया है, लेकिन आपको अगर 2 मार्क्स का है यहां से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म करना है। यहां से स्टार्ट, यहां से खत्म, 4 लाइन आपका 2 मार्क्स के लिए इतना स्पेस मिलेगा। यहां पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा है, प्रश्न जजिया कर से क्या समझते हैं, जजिया कर से क्या समझते हैं। यहां पे क्वेश्चन मार्क बना है, यहाँ पे लिखा है कितने मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का लिखा हुआ है। मतलब आपको 1 2 3 और 4 लाइन का स्पेस वहां पर दिया रहेगा, वहां पर दिया हुआ रहेगा और आपके आंसर शीट में भी क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ होगा, आपके आंसर शीट में भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। अब देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि जजिया कर से क्या समझते हो। क्वेश्चन देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, जजिया से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। लाइन से सॉल्व करते हैं। खलीफा के पद से, खलीफा के पद से आप क्या समझते हैं, खलीफा के पद से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 लाइन जगह है, 4 लाइन आपके पास स्पेस है। कैसे लिखना देखते हैं, कैसे लिखेंगे। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, स्टार्ट कैसे करेंगे। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख के रूप में एक नए पद का सृजन हुआ जिसे खलीफा कहते थे। ठीक है, सुनिए लिखना कैसे है। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख के रूप में एक नवीन पद या पदवी का सृजन हुआ जिसे खलीफा कहते थे। क्लियर यहाँ पर। फिर हमने पढ़ा क्या, 4 पवित्र खलीफाओं के बारे में पढ़ा है। फिर उस पॉइंट को यहाँ पर ऐड करना है, उस पॉइंट को यहाँ पर ऐड करना है कि पैगंबर साहब के 4 शिष्यों ने उनसे प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ली थी। पैगंबर साहब के 4 शिष्यों ने उनसे प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ली थी और यही आरंभिक खलीफा में, और यही आरंभिक खलीफा हुए जिन्हें पवित्र खलीफा कहा गया, जिन्हें पवित्र खलीफा कहा गया। कौन कौन थे उनके नाम लीजिए। अबू बकर, हजरत उमर जी, हजरत उस्मान जी और हजरत अली जी। ठीक है, आपका 4 लाइन यहाँ पर खत्म होता है, आपका 4 लाइन खत्म होता है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो लगभग नियरली परफेक्ट आपका आंसर बन चुका है कि खलीफा के बारे में बता दिया आपने, कौन है खलीफा का पद क्या है और कौन कौन से आरंभिक खलीफा होते ये भी आपने बता दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ गया, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ गया तब ये भी सकते कि प्रथम अरब आक्रमण में खलीफा कौन थे, या फिर अपन लिख सकते हैं कि भारत में आजादी के दौरान इस खलीफा के पद को बचाने के लिए क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन। उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन क्या था वो अपन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन इस खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए ही क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। समझ में आया कि नहीं कैसे लिखना है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए
कैसे लिखना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। खलीफा के पद से आप क्या समझते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जजिया कर क्या है। जजिया कर क्या है या क्या था, जो भी है। ठीक है, वर्तमान में है कि जजिया कर नहीं है, वर्तमान में कहीं भी जजिया कर नहीं है। कहां कब था, मध्यकाल में। कब था, मध्यकाल में। तो स्टार्ट आपका आंसर वहीं से होगा, स्टार्ट आपका आंसर वहीं से होगा, मध्यकाल में। मध्यकाल में अगर कोई, मध्यकाल में अगर कोई गैर मुसलमान व्यक्ति, मध्यकाल में अगर कोई गैर मुसलमान व्यक्ति एक इस्लामिक राज्य में निवास कर रहा हो, क्या बोल रहा हूं मैं, मध्यकाल में अगर कोई गैर मुसलमान व्यक्ति एक इस्लामिक राज्य में निवास कर रहा हो तो उसे एक धार्मिक कर अदा करना पड़ता था, जिसे हम जजिया कर कहते थे। फिर से बोल रहा हूं मैं, मध्यकाल में अगर कोई गैर मुसलमान व्यक्ति एक इस्लामिक राज्य में निवास कर रहा हो तो उसे एक धार्मिक कर अदा करना पड़ता था, जिसे हम जजिया कर कहते थे। ये 2 लाइन में खत्म होना चाहिए, आपके 2 लाइन में खत्म होना चाहिए, इतना जो पॉइंट मैं बोला हूं। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद भारत में सबसे पहले जजिया कर, भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा देवल बंदरगाह पर आरोपित किया गया था। ठीक है, कैसे लिखेंगे, भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा देवल बंदरगाह पर आरोपित किया गया था। फिर एक पॉइंट लिखते हैं कि भारत में सबसे पहले जजिया कर समाप्त करने का श्रेय कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन जी को जाता है। ठीक है, ये 4 लाइन आपका खत्म होता है, मतलब 2 मार्क्स के लिए आपका परफेक्ट आंसर बन चुका है। अब सपोज दैट ये 4 मार्क्स में आ गया, अब सपोज दैट ये 4 मार्क्स में आ गया, तो फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ समय पश्चात तुगलक वंश में एक राजा है, नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान देना, फिरोज शाह तुगलक के पहले जजिया कर बहुत लोगों ने लगाया, बहुत लोगों ने लगाया है, लेकिन किसी भी शासक ने ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं वसूला था। सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, फिरोज शाह तुगलक के पहले बहुत से शासकों ने जजिया कर आरोपित किया है, लेकिन किसी भी शासक ने ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं वसूला, ब्राह्मणों से और बच्चों से भी नहीं वसूला है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक नाम के शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया था। इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है जब फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। हालांकि उन्होंने देने से मना कर दिया, तब दिल्ली के आसपास के जो हिंदू हैं, जो अमीर हिंदू हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को जजिया कर सुल्तान को सौंप दिया था। ठीक है, इस तरीके से संधि हो गई थी, लेकिन उन्होंने आरोपित तो किया था ना। ठीक है, ये पॉइंट बनता है। फिर एक पॉइंट बनता है कि भारत में महान शासक कहे जाने वाले अकबर ने पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त कर, उन्होंने पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में जो उनके वंशज है, उन्होंने फिर से, यानी कि औरंगजेब ने फिर से क्या लगाया है, जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा है। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशन है 2 मार्क्स में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो, और वो मैं बता चुका हूं 4 लाइन में परफेक्ट कैसे लिखना है। ठीक है, क्लियर है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अल-बरूनी कौन था। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या कि एक महत्वपूर्ण शासक है, नाम में क्या है, महमूद गजनवी। क्या नाम है, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। जब आक्रमण किए हैं तब उनके साथ क्या है, एक बड़ी सेना आ रही है, और बड़ी सेना के साथ में एक बार उनके दरबार का एक सुप्रसिद्ध विद्वान, नाम क्या है, अल-बरूनी, भारत आया था। कौन है, अल-बरूनी भारत आया था। इसकी पहचान कैसे है, महमूद गजनवी के दरबार का एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसी में लिखेंगे अपन, महमूद गजनवी के दरबार के अल-बरूनी कौन थे, अल-बरूनी महमूद गजनवी के दरबार के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, जो कि मूलतः एक गणितज्ञ थे। वहां पर लिखवाया हूं मैं, वो क्या थे, एक गणितज्ञ थे, जो कि मूलतः एक गणितज्ञ थे,
एक लाइन खत्म हुआ। अगली लाइन में लिखना है क्या, अल-बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, अल-बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय साथ में भारत आए थे, साथ में भारत आए थे और इन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी किया था, और इन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी किया था, कॉमा पुराणों का अध्ययन करने वाले, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम होने का श्रेय, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम होने का श्रेय किसे मिलता है, अल-बरूनी को जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम होने का श्रेय अल-बरूनी को ही जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी, किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद, किताब उल हिंद और तारीख ए या तहकीक ए हिंद। यहां पर आपका आंसर खत्म होता है, यहां पर आपका आंसर खत्म होता है। लेकिन अगर कहीं स्पेस बच गया, कहीं पर स्पेस बच गया है, तब वहां पर लिख देना नोट के रूप में कि अल-बरूनी की रचना तहकीक ए हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा जी ने किया था, रजनीकांत शर्मा जी ने किया था। अगर किसी का स्पेस बच गया है तब की बात है, तब की बात है कि अल-बरूनी के बारे में ध्यान देना। अभी तक जो भी पढ़े अपन वो 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में ही आएगा, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में। 8 मार्क्स में या 10 मार्क्स वाला टॉपिक अभी तक अपन टच नहीं किया, अभी तक अपन टच नहीं किया है। लेकिन 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, जो डील करना है अपन कैसे लिखना है, ठीक है। अल-बरूनी समाप्त होता है। अब एक क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर लेख लिखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर लेख लिखिए। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए पहले कॉपी पर, फिर मैं बताऊंगा लिखना कैसे है, ठीक है। घर में खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं करेक्ट करता हूं लिखना कैसे है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर लेख लिखिए। स्थापना हुई कैसे थी, हमने पढ़ा है क्या कि एक तुर्क व्यक्ति है, नाम क्या है, मोहम्मद गौरी। क्या नाम है, मोहम्मद गौरी। और उस मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, उस मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। कौन कौन थे, यलदौज था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुबाचा था और बख्तियार खिलजी। कौन कौन है, यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। और उन्हीं गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया है, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया है, ठीक है। देखते हैं स्टार्ट कैसे करेंगे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। अच्छा क्वेश्चन यहां पर अपने आंसर को इंप्रूव करने के लिए लिख सकते हैं यहां पर संसबनी वंश के शासक, संसबनी वंश के शासक या गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, गौर वंश के या संसबनी वंश के शासक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके प्रिय गुलामों में से एक, गौर वंश या संसबनी वंश के शासक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके प्रिय गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में लाहौर एवं दिल्ली वाले इलाके पर, भारत में लाहौर एवं दिल्ली वाले इलाके पर लाहौर को राजधानी बनाकर, लाहौर को राजधानी बनाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर से बोल रहा हूं मैं, गौर वंश या संसबनी वंश के शासक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में लाहौर और दिल्ली वाले क्षेत्र पर लाहौर को राजधानी बनाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यहां तक आपका 2 लाइन खत्म हुआ। अब एक पॉइंट अपन पढ़े क्या, उनके दामाद इल्तुतमिश को श्रेय आता है क्या, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होने का श्रेय
ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया था राजधानी दिल्ली को। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी क्या बनाई है, दिल्ली बनाई है, जबकि उनके ससुर जी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। ठीक है, इसी कारण इन जनरल क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा प्री में, ठीक है, अगर प्री में क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आंसर क्या आएगा, इल्तुतमिश। क्या आएगा आंसर, इल्तुतमिश, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई है, दिल्ली बनाई, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई है, दिल्ली को बनाई है। जबकि उनके ससुर जी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर को बनाई थी, लाहौर को बनाई थी। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या बनाया है, राजधानी दिल्ली को। ठीक है, इसलिए यहां पर पॉइंट ऐड करना है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक का श्रेय किसको आता है, इल्तुतमिश जी को या इल्तुतमिश को जाता है। कौन सा वंश, शमसी वंश। लिखते हैं दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक होने का श्रेय शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से थे वो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश। यहां तक आपको लिखना है अगर क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स में। ठीक है, अगर 4 मार्क्स में आया तो सब वंश के बारे में, स्थापना कब हुई है और अंत कैसे हुआ, ये वाला पॉइंट ऐड करते हैं कि स्थापना कैसे हुई, अंत कैसे हुआ। लिखेंगे से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी। वहां पर स्पेस का ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां पर ऐसा लिखवा दिया हूं। लेकिन अगर आया आप लोगों के पास 4 मार्क्स में और स्पेस है, तब जो गुलाम वंश के बारे में, फिर यहां पर खिलजी वंश के बारे में, तुगलक, सैयद और लोदी, कुछ इस तरीके से। मतलब अगर स्पेस है आपके पास तो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, स्पेस रखना वहां पर। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो इन राजवंशों के बीच स्पेस जरूर देना। ठीक है, ध्यान देना। अगर कोई सोच रहा बच्चा कि सिर्फ फेंक दूंगा मैं, सिर्फ फेंक देने से मार्क्स नहीं मिलता है, आपके इस आंसर में फैक्ट होना जरूरी है। आपके इस आंसर में कुछ अच्छा फैक्ट होना जरूरी है। बिना फैक्ट के आपको आंसर नहीं मिलेगा, फिर आपको जो मार्क्स है फेंक फेंक के मिलेंगे। अगर आप फेंक फेंक के लिख रहे हो तो आपको मार्क्स भी फेंक फेंक के मिलेंगे, और फेंका हुआ मार्क्स हमेशा कम मार्क्स रहता है। ठीक है, बहुत ही कम मार्क्स रहता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गुलाम वंश से क्या समझते हो, गुलाम वंश से क्या समझते हो, गुलाम वंश से क्या समझते हो। स्टार्ट कैसे करेंगे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, या फिर गोर वंश के शासक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके प्रिय गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यह पहला पॉइंट हुआ आपका, लिखना इसी में। क्योंकि इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। क्योंकि इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित राजवंश गुलाम वंश कहलाया। इसलिए उनके द्वारा स्थापित राजवंश गुलाम वंश कहलाया। ये आपको लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से वो, कुतबी, शमसी और बलबनी। कौन कौन से, कुतबी, शमसी और बलबनी, जो एक दूसरे से गुलामी के आधार पर या दासता के आधार पर जुड़े हुए थे। जो एक दूसरे से गुलामी के आधार पर ही जुड़े हुए थे, इसी कारण हम क्या बोले से गुलाम वंश। इसीलिए हम क्या बोले हैं इसे, गुलाम वंश कहे हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन ये वाला भी खत्म होता है। अब देखते हैं
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंधों पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंधों पर, वैवाहिक संबंधों पर चर्चा कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंधों पर चर्चा कीजिए, मतलब क्यों उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? क्यों किए थे? अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए। क्यों किए थे? अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए। स्टार्ट वैसे ही करना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के पश्चात, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष, दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की स्थापना करने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष मोहम्मद गौरी के अन्य गुलामों से, मोहम्मद गौरी के अन्य गुलामों से अपने राज्य की रक्षा करना, मोहम्मद गौरी के अन्य गुलामों से अपने राज्य की रक्षा करना बेहद जरूरी था, बेहद जरूरी था, या उन्हें उस बात का डर था। ठीक है, अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु हुई, अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु ही उन्होंने मोहम्मद गौरी के अन्य गुलामों से, अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के अन्य गुलामों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसके अंतर्गत उन्होंने गजनी के शासक यलदौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने गजनी के शासक यलदौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया, पूर्ण विराम। ठीक है, अपनी बहन का विवाह मुल्तान के शासक कुबाचा से किया, अपनी बहन का विवाह मुल्तान के शासक कुबाचा से किया, पूर्ण विराम। इसके अलावा इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने दास इल्तुतमिश से किया, इसके अलावा इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने दास इल्तुतमिश से किया। अगर वहां पर जगह बचा लिखना, इन सब वैवाहिक संबंधों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य में शांति स्थापित की। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, कि इन सब वैवाहिक संबंधों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा। क्लियर है? ऐसा ही लिखना है आपको, जो आप जानते हो बस उनको लाइन अप करना है, जमाना बस है। ठीक है, आपको सब पढ़ा दिया मैं प्री में, प्री में नहीं, मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं फैक्ट में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उन सब को अलाइन कैसे करना है, क्वेश्चन जब पूछ रहा है सबको जमाना कैसे है, वो आपकी जिम्मेदारी है। जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं, ध्यान देना प्लीज आप लोग ना, इसको स्लो में सुनना, एक बार स्लो में करके, और कॉपी में लिखते जाना जरूर, कॉपी में लिखना जरूर। और इसके बाद से मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, कोशिश करना इस तरीके से सेंटेंस अच्छे से बने और उस तरीके से जमाने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बलबन के राजत्व के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। बलबन के राजत्व के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं बता चुका हूं राजत्व का मतलब क्या है। वह अपने आप क्या बोल रहा है, पैगंबर के द्वारा भेजा गया दूत मार रहा है। बलबन स्वयं को क्या मार रहा है, पैगंबर के द्वारा भेजा गया दूत मार रहा है। मतलब क्या है, उनकी आलोचना करने का या उनके कार्य की समीक्षा करने का अधिकार साधारण जनता को या मंत्रीगणों को नहीं है। यह बात बोलता है कौन, बलबन बोलता है। और इसके अंतर्गत ही उन्होंने दो उपाधि ली थी। दो उपाधि कौन सी थी, जिल्ले इलाही और नियावत, एक खुदाई की उपाधि उन्होंने धारण की थी। ठीक है, और उन्होंने क्या अपनाया था, रक्त एवं लौह की नीति में, उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। लेकिन पूछा क्या आपको,
राजत्व के बारे में एक्सप्लेन इसी को करना है। लास्ट में अगर पॉइंट बच गया, जगह बच गया, तब आप वो वाला ऐड करेंगे रक्त एवं लौह की नीति। लेकिन राजत्व क्या है, राजत्व मतलब क्या है, जो राजा के प्रिंसिपल है कि राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए, उससे कौन कौन से कर्तव्य हैं, उनकी कौन कौन से मर्यादाएं हैं और उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, यही क्या है राजत्व के सिद्धांत में बताया गया है। ये आपका होमवर्क है, प्लीज आप लोग इसको लिखना और दिखाना मेरे को, ठीक है। सेंड करते हो, मेरा नंबर सबको पता है आप लोगों को, ठीक है, या फिर ग्रुप में बिल्कुल सेंड कर देना आप लोग, ठीक है। अपना आंसर लिख के ग्रुप में सेंड कर देना, मैं वहाँ चेक कर लूंगा मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया अच्छा क्लास कि कैसे लिखना है, मेंस में आंसर कैसे लिखना है। ध्यान देना, ये वाला स्पेस यूज नहीं करना है, कभी भी यहाँ पर अपना आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पर भी नहीं लिखना है और ना ही यहाँ पर लिखना है। ये स्पेस भी यूज नहीं करना, जो बाकी बचा हुआ स्पेस है वो आपका है, जो कलाकारी करना है यहीं पे करना है, ठीक है। थैंक यू।